अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम थर्मोडायनामिक्स जो है वो उनके बारे में पढ़ेंगे। हीट का 10 जो लेक्चर है वो लेके आए हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, थर्मोडायनामिक्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज इनके अंदर कुछ बेसिक जो थर्मोडायनामिक्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए लेक्चर के एंड तक। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स से। थर्मो वर्ड की मीनिंग जो यहाँ पे हम कह सकते हैं, थर्मो वर्ड की जो मीनिंग है यहाँ पे हम कहेंगे हीट है, और डायनामिक वर्ड की मीनिंग जो यहाँ पे हम कह सकते हैं मोशन है। अगर हीट जो है वो मोशन के अंदर हो तो उन्हीं को थर्मोडायनामिक कहते हैं। मगर इनको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे? थर्मोडायनामिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू बॉडी है, टू बॉडी है, टू ऑब्जेक्ट है, उन्हीं के दरमियान हीट एनर्जी अगर एक्सचेंज हो उन्हीं को हम थर्मोडायनामिक कहते हैं। एंड कन्वर्सेशन ऑफ द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और अगर हीट एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर अगर कन्वर्ट हो तो उन्हीं को भी हम नाम दे सकते हैं थर्मोडायनामिक्स है। सो सिंपल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हीट थर्मोडायनामिक्स इज द कन्वर्सेशन ऑफ द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या टू बॉडीज जो है उन्हीं के दरमियान हीट एनर्जी एक्सचेंज हो उन्हीं को थर्मोडायनामिक कहते हैं। तो थर्मोडायनामिक के कुछ बेसिक जो है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बेसिक जो पार्ट है उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, तो उन्हीं के बारे में सब हम पढ़ते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम है। थर्मोडायनामिक सिस्टम को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल है। अच्छा, लार्ज नंबर की जो एटम्स जो है या मॉलिक्यूल है उन्हीं को अगर हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो उन्हीं को भी हम यहाँ पे कहेंगे सिस्टम है। और सिस्टम का क्या होता है? एक लिमिटेड बाउंड्री जो है वो सिस्टम की मिली होती है। अच्छा, और anything outside the thermodynamic system to which energy or matter exchange is called जो सराउंडिंग है। अच्छा, मींस यूनिवर्स का ऐसा पार्ट है जिसमें सिस्टम को हम छोड़ के बकाया रिमेनिंग जो पार्ट होगा उन्हीं को हम यहाँ पे नाम देंगे सराउंडिंग है। जैसे सपोज करें हमने एक गिलास लिया है, गिलास है, इन्हीं के अंदर पानी जो है पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या है, हम गिलास के अंदर जो पानी है यहाँ पे इनको हम यहाँ पे कहेंगे ये एक सिस्टम है। तो सिस्टम को यहाँ पे ये सिस्टम हो जाएगा, और सिस्टम के आउटसाइड पे जो रीजन है या पोर्शन जो है उन्हीं को हम नाम देंगे सराउंडिंग है। यहाँ पे हम कह सकते हैं सराउंडिंग है। अच्छा, सिस्टम जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो सिस्टम जो है सिस्टम जो यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 टाइप की होती है। नंबर 1 में हम यहाँ पे लिखते हैं कि ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। अच्छा, सेकंड में तो अच्छा ओपन सिस्टम क्या होता है? तो ओपन सिस्टम को हम यहाँ पे कहेंगे ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो है एनर्जी एंड मैटर बोथ एक्सचेंज है। ये दोनों अगर सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो है अगर एक्सचेंज हो मैटर और एनर्जी, तो इन्हीं को हम यहाँ पे कहेंगे ओपन सिस्टम है। अच्छा, ओपन सिस्टम के बाद नेक्स्ट हम जो जिक्र करते हैं क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम के अंदर जो यहाँ पे हम कहेंगे ओनली एनर्जी एक्सचेंज है, ओनली एनर्जी एक्सचेंज, नॉट मैटर। जिनके अंदर सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एनर्जी एक्सचेंज हो, मैटर एक्सचेंज ना हो, तो उन्हीं को हम नाम देंगे क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम के बाद नेक्स्ट जो है थर्ड अपने का जो टाइप है वो डिस्कस करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम है, या आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो क्या होता है? सो आइसोलेटेड सिस्टम को हम यहाँ पे कहेंगे सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिनके अंदर जो ना ही हीट एक्सचेंज हो और ना ही जो मैटर है, दोनों अगर है नॉट एक्सचेंज, नॉट एक्सचेंज हम यहाँ पे कहेंगे ये दोनों अगर एक्सचेंज ना हो तो उन्हीं को हम यहाँ पे नाम देंगे आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इन्हीं के अंदर दरमियान हम कहेंगे कि ऐसा सिस्टम जिनके अंदर हीट और ना ही मैटर एक्सचेंज ना हो, तो उन्हीं को हम यहाँ पे नाम देंगे आइसोलेटेड सिस्टम है। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम के बाद जो है नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ और इनके पार्ट जो बेसिक पार्ट है उन्हीं का हम जिक्र करते हैं। अच्छा, उनके बाद जो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि थर्मोडायनामिक वेरिएबल जो है वो क्या क्या होती है, कौन कौन से होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है,
आर कॉल्ड, यहां पे हम कहेंगे थर्मोडायनामिक वेरिएबल। अच्छा, प्रेशर मिला हो, वॉल्यूम मिला हो, टेम्परेचर मिला हो, नंबर ऑफ मोल्स जो मिला हो, तो इन्हीं पैरामीटर को यहाँ पे हम नाम देंगे थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, दीज वेरिएबल इंडिपेंडेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट अपॉन टाइम है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं। अच्छा, उनके बाद जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इक्वेशन ऑफ स्टेट है, अच्छा यहाँ पे हम कहेंगे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और उन्हीं के अलावा नंबर ऑफ मोल्स है। इन्हीं का जो आपस में रिलेशन है, उन्हीं रिलेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट है। जैसे फॉर्म आइडियल गैस के लिए लेते हैं, पीवी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तो इन्हीं को हम नाम देंगे द इक्वेशन ऑफ स्टेट है। अच्छा, उनके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है, यहाँ पे ये क्या होता है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल unbalanced force एक्टिंग, अगर किसी सिस्टम के ऊपर जो एक्स्ट्रा अगर फोर्स जो है वो अगर एक्ट ना करे, तो उन्हीं को हम यहाँ पे कह सकते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। कोई सिस्टम पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है अगर वो ना एक्ट हो, तो उन्हीं को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर किसी सिस्टम के अंदर जो यहाँ पे कोई भी पार्ट हो, किसी सिस्टम के किसी भी पार्ट का अगर टेम्परेचर जो है वो हमें सेम मिले, तो उन्हीं को हम यहाँ पे कह सकते हैं। ये सपोज करें सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कोई भी इनका पार्ट है, ये पार्ट ले ले, ये पार्ट ले ले या ये पार्ट ले ले, अच्छा सबका टेम्परेचर अगर सेम हो, तो उन्हीं को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम है। सेम थर्मल इक्विलिब्रियम को हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं सराउंडिंग में, सराउंडिंग का कोई भी पार्ट अगर हम लेते हैं, तो वहां पे भी अगर टेम्परेचर इक्वल हो, तो उन्हीं को भी हम नाम देंगे थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पे कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है वो कौन कौन से होते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है, फोर मेन जो है प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आइसोबारिक है। आइसोबारिक के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे कहेंगे प्रेशर जो है, प्रेशर उन्हीं का क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आइसोबारिक को हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा प्रोसेस जिनके अंदर प्रेशर किसी सिस्टम का अगर कांस्टेंट हो, तो उन्हीं को हम आइसोबारिक कहेंगे। अच्छा, आइसोबारिक के बाद हम नेक्स्ट जो है आइसोथर्मल जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। आइसोथर्मल के अंदर क्या होगा कि टेम्परेचर है, कि टेम्परेचर किसी सिस्टम का वो कांस्टेंट होगा। अच्छा, उन्हीं के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक, अच्छा आइसोकोरिक के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है किसी सिस्टम का वो हमें कांस्टेंट मिलेगा। नेक्स्ट है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के अंदर क्या होगा, हीट एनर्जी जो है, एनर्जी है, हीट एनर्जी जो यहाँ पे हम कहेंगे हीट एनर्जी जो है उनका वो एक्सचेंज, ये नॉट एक्सचेंज। सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो है हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। अच्छा, उनके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइक्लिक प्रोसेस जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिनके अंदर जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज आर सेम। ऐसा प्रोसेस जिनके अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेज अगर सेम हो, तो उन्हीं को हम यहाँ पे नाम देंगे साइक्लिक प्रोसेस। सपोज करें कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे था, यहाँ पे ए पोजीशन पे, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो गया है बी पोजीशन पे, तो उनके बाद वंस अगेन अगर यहाँ पे गया है, तो ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस जो है नाम देंगे। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस के बाद नेक्स्ट जो है असाइक्लिक प्रोसेस। असाइक्लिक प्रोसेस जो है वो कौन कौन से होते हैं, जिनके अंदर इनिशियल एंड फाइनल स्टेज नॉट सेम,
जिनके अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम ना हो तो उन्हीं को हम यहाँ पे नाम देंगे, जो यहाँ पे हम कहेंगे असाइक्लिक प्रोसेस है। असाइक्लिक प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिवर्सेबल और अरिवर्सेबल है। रिवर्सेबल प्रोसेस भी होते हैं। अच्छा, उन्हीं के बाद अरिवर्सेबल, तो ये प्रोसेस जो है थर्मोडायनामिक्स के अंदर होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडिकेटर डायग्राम जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं ग्राफिकल, यहाँ पे हम कहेंगे ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन स्टेट इन थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट हम करें थर्मोडायनामिक की स्टेट जो चेंज होती है, उन्हीं को हम यहाँ पे नाम देंगे इंडिकेटर डायग्राम है। इंडिकेटर डायग्राम के दरमियान हम जो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ जो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो है ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे, ये वॉल्यूम के लिए और यहाँ पे ये प्रेशर के लिए। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, उनके बाद इंटरनल एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, उनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम क्लियर करते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी जो है वो क्या होती है, तो थर्मोडायनामिक के अंदर इनका क्या रोल होता है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को हम यहाँ पे डेल्टा क्यू के साथ लिखते हैं। सो हमें यहाँ पे पहले ही पढ़ चुके हैं कि हीट वाले चैप्टर के अंदर हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर है। जब टू ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एक का T1 हो और दूसरे का T2 हो, तो टेम्परेचर अगर डिफरेंस हो तभी हीट एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है। सपोज करें ये बॉडी अगर हॉट बॉडी है, ये बॉडी अगर कोल्ड बॉडी है, तो हीट एनर्जी हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जो है वो ट्रांसफर होती है। अच्छा, हीट एनर्जी है, इन्हीं को यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा क्यू के साथ। अगर कोई सिस्टम है हीट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पे हम पढ़ के आए हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी है और इनका फार्मूला है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है दिया गया है। सो उन्हीं को हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किसी गैसेस के लिए यहाँ पे हम डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन है और उन्हीं के बाद सी है, डेल्टा टी है, यहाँ पे ये लिखेंगे। अगर कोई सिस्टम में एब्जॉर्ब कर रहा है हीट है, एब्जॉर्ब हीट है, तो उन्हीं के दरमियान जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर उनका चेंज हो, तो उनके लिए हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो है वो लिखेंगे। अच्छा, अगर जहाँ पे प्रेशर जो है यहाँ पे हम कहें एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर उन्हीं का कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा क्यू है, पी है इज इक्वल टू एन है और यहाँ पे सीपी लिखेंगे और यहाँ पे जो टी लिखेंगे। अच्छा, अगर जो कांस्टेंट जो यहाँ पे मिला हुआ है वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा क्यू है, वी है इज इक्वल टू एन है और यहाँ पे लिखेंगे सीवी है, डेल्टा टी है, या ये लिखेंगे। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे सीपी बड़ा है या सीवी जो है, सीपी क्या है, पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं और सीवी क्या है। सो यहाँ पे सीपी है, इन्हीं को हम नाम देंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो सीपी और सीवी से अगर हमें कोई पूछे को कौन सा बड़ा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे सीपी है, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी है, सीवी से हमेशा जो है ये ज्यादा होगा। सो उनके बाद जो यहाँ पे इनकी वैल्यू है, हीट एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव भी मिलती है, हमें नेगेटिव भी मिलती है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब कोई सिस्टम है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इनकी वैल्यू जो हम यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव में। मींस हम यहाँ पे कहेंगे कि सराउंडिंग है, सराउंडिंग से अगर हीट एनर्जी जो है किसी सिस्टम है, सिस्टम के अंदर अगर हीट एनर्जी आ रही है, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, अगर जो यहाँ पे डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू की वैल्यू हम नेगेटिव कब लेंगे, जब वो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। जब कोई सिस्टम हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो मींस यहाँ पे हम कहेंगे सिस्टम है, सिस्टम से हीट एनर्जी अगर सराउंडिंग की तरफ जो है वो जा रही है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, तो
इनकी जो साइन जो है वो हम नेगेटिव लेंगे। तो ये जो हीट एनर्जी है उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या होती है। अच्छा, उनके बाद इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी को हम कह सकते हैं एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, और यहाँ पे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। अगर मॉलिक्यूलर जो मोशन की वजह से या मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी जो हमें मिले तो उन्हीं को हम नाम देंगे इंटरनल एनर्जी। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूलर मोशन से एनर्जी जो हमें मिलती है उन्हीं को हम यहाँ पे नाम देंगे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम इनको कहेंगे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो हमें एनर्जी मिले उन्हीं को हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी या नाम देंगे इनको इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, टोटल एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो हमें मिलेगी, टोटल एनर्जी है इनको हम U से लिखते हैं इज इक्वल टू सम ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन है, मींस हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है प्लस में इंटरनल जो है पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों के सम को, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल इंटरनल एनर्जी जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा U है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी जो है ये लिखेंगे। इंटरनल एनर्जी जो है यहाँ पे हम कहेंगे ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। इनकी वैल्यू पॉजिटिव हम कब लेंगे, जब टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, इनकी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव हम कब लेंगे, जब टेम्परेचर जो सिस्टम का कम होगा तो इनकी वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी, और पॉजिटिव यहाँ पे हम कहेंगे जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, फॉर आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए हमें फॉर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आइडियल गैस है। आइडियल गैस हमें अगर इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है तो इंटरनल एनर्जी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2 है, NaR है, T है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैसेस के आइडियल गैस के लिए हम यहाँ पे ये यूज करेंगे। अच्छा, अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें यहाँ पे मालूम करनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 है, NaR है, और यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर है। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें अगर कैलकुलेट करनी है। अच्छा, फॉर आइडियल गैसेस के लिए हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, इंटरनल एनर्जी जो है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नेवर डिपेंड अपॉन पाथ है। यहाँ पे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, मगर डिपेंड अपॉन यहाँ पे हम कहेंगे डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। ये इनिशियल और फाइनल स्टेज है, उन्हीं के ऊपर जो है यहाँ पे ये डिपेंड कर रही है। अच्छा, उन्हीं के अलावा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हीट एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, ये स्टेट फंक्शन है। यहाँ पे हम नाम देंगे स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, तो जो किसी भी पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे मगर वो इनिशियल और फाइनल स्टेज के ऊपर डिपेंड करे तो उन्हीं को हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टेट फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी जो है हम यहाँ पे कहेंगे स्टेट फंक्शन है। उनके बाद यहाँ पे हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क क्या होता है। अच्छा, उनके बाद हम वर्क के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्क जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्क अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वर्क हम किस तरीके से मालूम करेंगे। तो वर्क W इज इक्वल टू हम पढ़ के आए F.S जो है यहाँ पे ये मिलता है। और इन्हीं के अंदर अगर हम प्रेशर की बात, कोई कंटेनर लेते हैं तो कंटेनर के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल है, ये पिस्टन है, इनके अंदर यहाँ पे ये लगा हुआ है। अगर हम इनको हीट देते हैं, हीट देने से क्या होगा, ये पिस्टन जो है पिस्टन खुद वर्क करेगा और ये पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा। पिस्टन तो ये हाइट जो है H हाइट जो है वो कवर करेगा। तो यहाँ पे इनका प्रेशर है, प्रेशर इनका बढ़ेगा और जैसे ही इनकी ये कंटेनर एक्सपेंड होगा वंस अगेन प्रेशर इनका कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रेशर मालूम करने के लिए हम फार्मूला पढ़ के आए हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे तो PA इज इक्वल टू हम लिखेंगे फोर्स है, और ये वाला फार्मूला है, इनको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे W इज इक्वल टू F है, F की बजाय हम लिखेंगे PA लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो कवर किया है यहाँ पे
h लिखेंगे। और हमें पता है कि अगर एरिया है, एरिया को अगर हम हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर लिखेंगे, यहाँ पे ये वॉल्यूम है, तो वर्क डन है। वर्क डन हमें कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला जो है वो हम यूज करेंगे। अच्छा, वर्क डन जो है किसी सिस्टम के ऊपर अगर वर्क डन होता है, वर्क डन जो है यहाँ पे हम कहेंगे वर्क डन ऑन सिस्टम है। ऑन सिस्टम जो है वर्क डन हमें जो मिलेगा वो नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। अच्छा, जो वर्क डन बाय सिस्टम जो होगा, सिस्टम खुद अगर वर्क डन करवा रहा है तो सिस्टम जो है खुद अगर वर्क डन करवा रहा है तो उसी के लिए हम यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू जो लेंगे पॉजिटिव लेंगे। ऑन सिस्टम मींस किसी सिस्टम के ऊपर है, अगर यहाँ पे ये पिस्टन पड़ा हुआ है, इनको हम यहाँ पे फोर्स अगर लगाते हैं तो वर्क डन जो हमें मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। अच्छा, सिस्टम को अगर खुद वर्क कर रहा है तो उनके लिए हम यहाँ पे इनकी वैल्यू जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। या हम इनको ऐसा भी कह सकते हैं, जब ये एक्सपेंड होता है, कोई कंटेनर कोई सिस्टम है, सिस्टम अगर एक्सपेंड हो तो उनके लिए हम इनकी वैल्यू जो पॉजिटिव लेंगे। मगर वो सिस्टम जो है वो हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अगर हो तो उन्हीं के लिए या उनका वॉल्यूम जो कम हो तब यहाँ पे हम कहेंगे कि वर्क डन जो हमें मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो हम इनको ऐसा भी कह सकते हैं, वर्क पॉजिटिव हमें तब मिलेगा जब फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम जो है इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा तो हमें वर्क डन जो मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम है अगर इनिशियल वॉल्यूम से कम है तो उनके लिए वर्क डन जो है वो मींस लाजमी है, हम यहाँ पे कहेंगे कि वो सिस्टम है, सिस्टम कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेस होगा अगर इनका वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम है, यहाँ पे ये सपोज करें इनिशियल वॉल्यूम ये V1 मिला हुआ है। अच्छा, अगर हम इनको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम जो है V2 है, V2 यहाँ पे ये इनका वॉल्यूम मिलेगा, मींस फाइनल वॉल्यूम जो है कम मिला हुआ है इनिशियल वॉल्यूम से। तो यहाँ पे हम कहेंगे वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ है तो यहाँ पे इनकी वैल्यू जो हमें मिलेगी नेगेटिव में मिलेगी। अच्छा, वर्क डन फॉर साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ पे हम कहेंगे फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस जो है वो वर्क डन हमें पॉजिटिव जो है वो लेना है। अच्छा, वर्क डन हमेशा पॉजिटिव साइक्लिक प्रोसेस के लिए पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो है अगर वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो हमें पॉजिटिव लेना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें वर्क डन जो है वो नेगेटिव लेना है। तो ये जो था वर्क है, वर्क के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे हमारा लेक्चर जो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है,